हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में ये भी जान लिया है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सी गतिविधियाँ किस क्षेत्र में आती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन क्षेत्रों में यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, पहले किस तरह से इसमें गतिविधियां होती थीं और कौन कौन से काम होते थे और किस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक क्षेत्रक कैसे बना और द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक कैसे बना। यहाँ लिखा है, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। यहाँ लिखा है कि सामान्यतः ज़्यादातर देशों में जो कि विकासशील देश हैं, जो कि विकसित देश हैं, उनके इतिहास को अगर हम देखें तो उनके इतिहास में हम ये पाएंगे कि विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाओं में यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई थी, डेवलपमेंट किसके आधार पर हुई थी, किसकी वजह से हुई थी। जो डेवलपमेंट है वो प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक सक्रियता की वजह से हुई थी, यानी कि सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक की ही वैल्यू थी। अब प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं इसे भी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक उसे कहते हैं जहां से नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाता है अपनी बेनिफिट के लिए, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं, जैसे कि खेत है, खेत में नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बीज का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए जो फसल हमें मिलती है वो नेचुरल ही होती है। और इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्रक में कोयला है, तांबा है, ये प्राथमिक क्षेत्रक में ही आते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। तो जितने भी सारे देश हैं जो कि विकासशील है, जो डेवलपमेंट जिनका हुआ है, जो विकसित देश है, उनकी जो विकास है वो किसके आधार पर हुई है, वो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक के आधार पर ही हुई है। और प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आगे लिखा है, जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे कृषि की प्रणाली में जो खेती बाड़ी है उसके जो प्रोसेस है, उसकी जो मैनेजमेंट है, जैसे जैसे उसमें चेंजिंग होती गई, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र भी समृद्ध होते चले गए। यानी कि पहले लोग क्या करते थे कि हाथों से बीज बोया करते थे, हाथों से ही वो सिंचाई किया करते थे। लेकिन कई मशीनें आ जाने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो कि खेती में बहुत यूज़फुल होती हैं, उनके आ जाने से कृषि का जो क्षेत्र है वो समृद्ध होता गया और वैसे वैसे उसमें अधिक उत्पादन भी होने लगा। या पहले क्या होता था कि देसी बीज का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें प्रोडक्शन कम होता था, फिर उसके बाद हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल होने लगा जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। पहले कीड़े मकोड़े को मारने के लिए ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब उनके अवेलेबल होने से कीट पतंगों से भी छुटकारा मिला है, जिससे कि जो उत्पादन है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा होने लगा है।
अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे कृषि में समृद्धि होने लगी, कृषि में डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे कई शिल्पकार की भी संख्या में वृद्धि होने लगी। हाथों से बनाने वाले जो लोग हैं, जो अपने हाथ से ही कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे बांस का यूज़ करते हुए कई बर्तन और फर्नीचर बनाते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हुए कई बर्तन बनाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, या फिर दूसरी ऐसी चीज़ें भी जो हाथ से बनाई जाती हैं, उन्हें शिल्पकार कहते हैं, जो ऐसी चीज़ों को बनाते हैं। और दूसरे व्यापारियों की भी संख्या में वृद्धि होने लगी। और जैसे जैसे शिल्पकार, व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, खरीदने बेचने की जो काम है वो कई गुना बढ़ गई, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ कृषि से ही जुड़े नहीं रह गए, बल्कि वो शिल्पकार भी बन गए, व्यापारी भी बन गए। इसके अलावा कई लोग परिवहन से जुड़े हुए थे। परिवहन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों की मदद से आना जाना, या फिर किसी और चीज़ को ले जाना या लेकर आना, ये परिवहन कहलाता है। और कुछ लोग सेवा के कार्यों में जुड़े हुए थे, मंत्री थे, सेवा कार्य में जुड़े हुए थे, और कुछ लोग सैनिक कामों में भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से कृषि में जिस तरह से डेवलपमेंट होने लगी, वैसे वैसे शिल्पकार बनने लगे, वैसे वैसे व्यापारी की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग परिवहन से जुड़े हुए थे, कुछ लोग प्रशासक थे, मंत्री थे, सेवा करने वाले थे, कुछ लोग सैनिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। हालांकि कुछ लोग अलग अलग फील्ड से भी जुड़े हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होती थी, ज़्यादातर जो चीज़ें बनती थीं, वो नेचुरल चीज़ें ही थीं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आती थीं, और ज़्यादातर लोग इसी क्षेत्रक में, यानी जो प्राथमिक क्षेत्रक में है, उन्हीं में रोजगार करते थे। लंबे समय यानी 100 वर्षों से अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। यहाँ लिखा है कि लंबे समय यानी कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद, विशेषकर विनिर्माण यानी कि कोई भी चीज़ है उसको दोबारा से बनाने की जो मैनेजमेंट है, जो नवीन प्रणाली है, उसके जब अस्तित्व में आने से ही कारखाने अस्तित्व में आए। यानी किसी कोई चीज़ है, जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को अगर यूज़ किया जाए दोबारा, उसे कई सारी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं उसको फिर से नया करने के बाद। तो इस तरह से जो कारखाने हैं वो ऐसी चीज़ों को बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं, और इस तरह के कारखाने जब अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा, कई कारखाने बनने लगे। और जैसे कि गन्ना है, गन्ना से चीनी बनता है, उसके कारखाने बनने लगे। कपास है, कपास से कपड़ा बनता है, उसके कारखाने बनने लगे। तो इस तरह से जब कारखाने अस्तित्व में आए, तो जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, वे बहुत सारे लोग अब कारखानों में काम करने लगे। इस तरह से जो प्राथमिक क्षेत्रक है, उससे फिर द्वितीयक क्षेत्रक बना। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। यहाँ लिखा है कि जब कारखानों में प्रोडक्शन होती है, जो चीज़ें बनती हैं, तो वो चूँकि वो मशीनों से तैयार की जाती हैं, तो इसलिए वो कुछ सस्ती अवेलेबल होती हैं। इसलिए जो बाज़ार है उसमें जब सस्ती चीज़ें आती हैं, कारखानों से निकल कर के जब चीज़ें सस्ती होती हैं, उसे लोग खरीदते हैं, और इस तरह से लोग जो हैं उनका इस्तेमाल करने लगे। और जितना उत्पादन होता, जितना प्रोडक्शन होता, और रोज़गार के नज़रिए से जो द्वितीयक क्षेत्रक है सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी उनका दाम ज़्यादा होता था, लेकिन जब मशीनों से बन कर के तैयार जो प्रोडक्शन होता था, जो प्रोडक्ट बनते थे, उनका दाम कम था। इसलिए लोग ज़्यादातर जो मशीनों से बनाई गई जो प्रोडक्शन
सामान है, जो प्रोडक्ट है, उनका यूज़ करने लगे, क्योंकि वो सस्ता भी होता था। और इस नज़रिए से जो द्वितीयक क्षेत्रक है सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस वजह से अतिरिक्त समय में, एक्स्ट्रा समय में भी काम होने लगा। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। यानी पहले क्या था कि प्राथमिक क्षेत्र को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा वहीं से प्राप्त होती थी। लेकिन जब कारखाने बन गए, उससे फिर जो प्रोडक्ट बनने लगा वो सस्ती दरों पर मिलने लगा, लोग उसका इस्तेमाल करने लगे, और इस्तेमाल करने के बाद इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और जब इसका वैल्यू बढ़ गया, जब इसका महत्व बढ़ गया, तब ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा वैल्यूएबल कौन हो गया? द्वितीयक क्षेत्रक हो गया। हालांकि जो द्वितीयक क्षेत्रक में जो प्रोडक्ट है वो किसकी मदद से बनते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक की मदद से ही बनते हैं। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का अधिक महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। यहाँ लिखा है कि पिछले 100 सालों में जो विकासशील देश हैं उसमें द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। पहले प्राथमिक क्षेत्रक वैल्यूएबल था, फिर उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक वैल्यूएबल हुआ, फिर उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से, यानी जितना प्रोडक्शन होता है, टोटल जितना प्रोडक्शन होता है, उसके नज़रिए से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। ज़्यादातर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो सेवा क्षेत्रक में ही हैं, यानी कि वो सेवा प्रोवाइड करते हैं। विकासशील देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि भारत में प्राथमिक क्षेत्रक किस तरह से है, द्वितीयक क्षेत्रक किस तरह से और तृतीयक क्षेत्रक किस तरह से है, कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या तीनों महत्वपूर्ण है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, यानी कि प्रोडक्शन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या, जहाँ से नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, मिलती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक कौन सा होता है? जो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए कारखानों में नए प्रोडक्शन होते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होती है, जब प्रोडक्ट बन जाती है, तो उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में सेल करना होता है, उसके लिए परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, कई क्षेत्र की सेवा चाहिए, वो तृतीयक क्षेत्रक होता है। यहाँ लिखा है कि उत्पादन में, यानी प्रोडक्शन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का वैल्यू बढ़ता है। ये एक आलेख दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है उसका सकल घरेलू उत्पाद के जरिए यहाँ दर्शाया गया है। ये जो ब्लू कलर का है वो प्राथमिक क्षेत्र दर्शाता है, ये ऑरेंज कलर द्वितीयक क्षेत्रक दर्शाता है, और ये ग्रीन कलर तृतीयक क्षेत्रक दर्शाता है। और ये कब का सोर्स है? ये 2013 से 14 नवीनतम वर्ष का है, जिसके लिए तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और क्षेत्रक का क्या आंकड़ा है। यहाँ लिखा है भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। यानी कि भारत में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक? तो भारत में तृतीयक क्षेत्रक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारत में क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? इसके कई वजह हो सकते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। भारत में तृतीयक क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके पहले जो कारण है, इसकी जो पहली वजह ये है कि किसी भी देश में कई सेवाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी विकासशील देश हो उसमें बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि अस्पताल सबको चाहिए, जैसे कि शैक्षिक संस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये होनी चाहिए। डाक और तार सेवा होनी चाहिए। हालांकि अभी तार की सेवा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो संचार है, जो डाक है और
और एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भेजा जाता है। ये जो सेवा है ये होनी चाहिए, थाना होना चाहिए, कचहरी होनी चाहिए यानी कि कोर्ट होनी चाहिए, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय होनी चाहिए, नगर निगम है, रक्षा है, परिवहन है, बैंक है, बीमा कंपनी है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे मार्केट है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं उनकी ज़रूरत होती है जो कि आम पब्लिक को ज़रूरी है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। ये इन्हें क्या माना जाता है? ये ऐसी सेवाएं हैं जो कि कंपलसरी हैं। कोई भी विकासशील देश हो, ये जो सेवा है उसका इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी, उसके प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। और इन सेवाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सरकार उठाती है। और ये जितनी भी सारी गतिविधियां हैं, अस्पताल है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक एवं तार है, सेवा है, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, ये सब कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? ये तृतीयक गतिविधि के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए भारत में जो तृतीयक क्षेत्र है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ लिखा है द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। यहाँ लिखा है दूसरी वजह ये है कि जो खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है और उद्योग यानी कि जो कल कारखाने, मील होते हैं, उनका जितना डेवलपमेंट होगा उनके विकास से ही परिवहन का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना ज़्यादा होगा ऐसी सेवाओं, कौन सी सेवाओं? परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। और परिवहन, व्यापार और भंडारण किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है तृतीय। जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि भारत में तृतीयक क्षेत्र इतनी इम्पॉर्टेंट है? तीसरी वजह ये हो सकती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय मीन्स इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कुछ लोग दूसरी सेवा जैसे कि रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि जहाँ पर नए नए स्किल सिखाए जाते हैं आदि की मांग शुरू कर देते हैं कि ये होने चाहिए। आप नगरों में यानी कि नगरों में, शहरों में, विशेषकर बड़े शहरों में, बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और बहुत सारी सेवा की डिमांड पब्लिक के ज़रिए की जाती है। तो ये क्या है? ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। चौथा वजह ये हो सकता है कि कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर यानी कि जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट, ये जो सूचना और संचार का ही माध्यम है। और ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित ये कुछ नई नई सेवाएं हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और अपरिहार्य हो गई हैं। इनके बिना जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को सोच नहीं सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है और ये भी एक वजह हो सकती है कि जो भारत में तृतीयक क्षेत्र है उनका इम्पॉर्टेंस है।
नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से संवृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित समृद्ध श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। यहाँ लिखा है कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में, यानी कि ये जो तृतीयक क्षेत्रक है, इसमें जितने भी सेवा हैं उनमें समान रूप से इक्वली रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है, यानी कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक में जितने भी सेवा हैं उस सेवा क्षेत्रक में कई लोगों को अपॉइंट करता है, उन्हें नौकरी पर रखता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है। एग्जाम्पल के लिए अगर बैंक में कर्मचारी हैं, अगर उस बैंक में 100 कर्मचारी की ज़रूरत होगी तो वो 100 से ज़्यादा को जॉब नहीं देंगे। तो उनकी जो सेवा है वो सेवाओं की संख्या है वो लिमिट में है, वो सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ऑब्वियसली ये जो सेवा का क्षेत्र होता है उसमें जिसका जो जितना ज़्यादा कुशल होगा वो और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित श्रमिक होंगे, उनको रोज़गार मिलता है। बैंक में किसी अनपढ़ को रोज़गार नहीं मिल सकता है। ऑब्वियसली किसी सैनिक क्षेत्र में किसी अनपढ़ को जो जॉब नहीं मिल सकता है, रेलवे में किसी अनपढ़ को जॉब नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए कुशल होना चाहिए, उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो ये क्षेत्र है उसमें वो लिमिट में है, उनकी संख्या सीमित होती है। दूसरी ओर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग छोटी दुकानों में काम करते हैं या छोटी दुकान अपनी करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि कोई भी व्हीकल्स को बनाना हो गया या फिर किसी और चीज़ों की मरम्मत हो गई, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बनाना हो गया। इसके अलावा जो परिवहन जैसी सेवाओं में वो लगे हुए हैं, वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से अपने लाइफ को चला पाते हैं क्योंकि उनका इतना इनकम नहीं हो पाता है। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं, वो इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। उनके पास दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनके पास दूसरी जो आइडिया है वो नहीं है। वो मजबूरी में इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, ना चाहते हुए भी। भले ही उसमें उनका इनकम कम होता है लेकिन फिर भी वो उसी काम को करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है, दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। इस वजह से जो सेवा के क्षेत्र हैं उसमें सिर्फ कुछ भागों का ही इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। हालांकि भारत में तृतीयक क्षेत्रक को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में भी कुछ जो संख्या है अवसर की, रोज़गार की, वो लिमिट में है। और ऐसे ही लोगों को उसमें जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, जो कि कुशल होते हैं और जो कि पढ़े लिखे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।